नमस्कार। आज हम पुनः जाति व्यवस्था को लेकर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि पिछली चर्चा में हमने बात की थी कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में या भारतीय समाज में जो स्ट्रेटिफिकेशन का आधार है, जो श्रेणीबद्धता का आधार है, वो जाति रहा है। और जाति केवल एक परिस्थिति समूह ही नहीं बल्कि धार्मिक विश्वास से आबद्ध है और स्तरीकरण के जो सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक उद्देश्य हैं उनको भी महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। इसके साथ हमने चर्चा की जाति एक इकाई समूह के रूप में और एक व्यवस्था के रूप में कैसे जानी जाती है। और जब अवधारणात्मक रूप से हमने जाति को परिभाषित किया तो इसको दो संदर्भों में देखा, संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में। संरचनात्मक आधार पे यह अंतर्संबद्ध परिस्थितियों, विविध निषेधों के आधार पर जातियों के बीच प्रतिमानित अंतःक्रिया और सामाजिक संबंधों की एक स्थायी स्वरूप के रूप में दिखाई देती है। और जब हम जाति को सांस्कृतिक आधारों पर देखते हैं तो इसको मूल्यों, विश्वासों और प्रथाओं की ओर की व्यवस्था के रूप में इसे देखा जा सकता है। फिर हमने चर्चा की थी कि विभिन्न समाजशास्त्रियों ने किस तरह से इसे संरचनात्मक अर्थ प्रदान किया एवं सांस्कृतिक अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया। आज हम चर्चा करेंगे जाति और वर्ग। जैसा कि जाति और वर्ग दो अलग यानी कास्ट और क्लास दोनों ही एक परिस्थिति समूह हैं जो वेबर मुख्य रूप से इस चीज़ को परिभाषित करते हैं। सामान्यतः परिस्थिति समूह वो होता है यानी व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होती है जिनकी जीवन शैली लगभग एक जैसी होती है और एक प्रकार की चेतना से आबद्ध रहते हैं। इस तरह से जो जाति है एक सांस्कारिक परिस्थिति समूह है, आनुवंशिक समूह है। तो सामाजिक वर्ग लोगों की एक ऐसी श्रेणी है जिनमें अन्य खंडों के साथ विभक्त होते हुए अपनी सामाजिक समान आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति के लोग एक समूह में रहते हैं। यानी जाति जहाँ सांस्कारिक परिस्थिति को संकेतित करती है, वही वर्ग समान सामाजिक आर्थिक परिस्थिति को संकेतित करता है। इस प्रकार से दोनों परिस्थिति समूह हैं किंतु दोनों अपनी विशेषताओं को लेकर अलग अलग रूपों में देखे जाते हैं। जब हम जाति की विशेषताओं की बात करते हैं तो कहते हैं कि इसमें संचित असमानता है। और जब वर्ग की बात करते हैं तो कहते हैं कि ये वर्ग व्यवस्था विकीर्ण असमानता को प्रकट करती है। संचित असमानता और विकीर्ण असमानता को लेकर दोनों में विभेद किया गया है। संचित असमानता का मतलब है कि जाति के सदस्य अन्य जातियों के साथ उच्च व निम्न सामाजिक परिस्थिति को प्रकट करते हैं, जबकि विकीर्ण असमानता में वर्ग के सदस्य समाज में एक वर्ग के सदस्य अन्य वर्ग के सदस्यों से एक समान सामाजिक आर्थिक परिस्थिति के आधार पर अंतर प्रस्तुत करते हैं। जैसे जाति केवल भारत में ही पाई जाने वाली एक सामाजिक व्यवस्था है, लेकिन वर्ग विश्वव्यापी सार्वभौमिक व्यवस्था है। और भारत में जहाँ ये जाति सांस्कृतिक परिस्थिति को प्रस्तुत करती है, वहीं एक सक्रिय राजनीतिक शक्ति के रूप में भी काम करती है, जबकि वर्ग में ऐसा नहीं दिखाई देता। आंध्र बेतई ने जब दक्षिण भारत में श्रीपुरम में जाति और वर्ग को लेकर अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि सांप्रदायिक और राजनीतिक कार्रवाई के लिए वर्ग कहीं भी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते, किंतु जाति इसमें विशेष रूप से राजनीतिक शक्ति के रूप में कार्य करती है।
इसी बीच संदर्भ को लीच ने भी कहा कि जब जाति आर्थिक और राजनीतिक कार्य करती है तो दूसरी जातियों के साथ प्रतिस्पर्धा करती है, तो वह जाति सिद्धांतों की परवाह भी नहीं करती। यानी जाति अपनी जो मुख्य विशेषता है, जो जाति अंतर समूह व्यवस्था है, उसको भी इन कारकों के रूप में पृथक करने का प्रयास करती है। दूसरी, जब हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो कहते हैं कि जाति की समन्वित विशेषता होती है, लेकिन वर्ग खंडों में बटा होता है। यानी जाति व्यवस्था में उच्च व निम्न जाति के आधार पर समाज श्रेणी क्रम में विभक्त होता है, किंतु उच्च जाति या निम्न जाति की सेवाओं के लिए आपस में भी स्पर्धा करती हैं। लेकिन वर्ग व्यवस्था में निम्न वर्ग उच्च वर्ग का संरक्षण प्राप्त करने के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। यानी या तो निम्न वर्ग उच्च वर्ग का संरक्षण प्राप्त करने के लिए अपना प्रतिस्पर्धा को प्रस्तुत करता है, वहीं जाति में उच्च जाति या निम्न जातियों की सेवा लेने के लिए प्रतिस्पर्धा करती है। यानी जाति व्यवस्था में किसी जाति की परिस्थिति आर्थिक और राजनीतिक विशेषाधिकारों से निर्धारित नहीं होती, बल्कि सत्ता की क्रमवारी वैधानिकता से होती है। यानी सांस्कृतिक वैधानिकता ही इसकी सामाजिक परिस्थिति को निर्धारित करती है। यानी जाति व्यवस्था में कर्मकांड प्रतिमान शक्ति और धन के प्रतिमानों की परिधि में नहीं होते, जबकि वर्ग में शक्ति और धन एक परिधि को निर्धारित करते हैं। यानी उच्च समूह या निम्न समूह है वो धन परिस्थिति समूह के आधार पर निर्धारित होता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यद्यपि ब्राह्मणों के पास आर्थिक व राजनीतिक शक्ति नहीं होती, फिर भी वो जाति श्रेणी में उनका स्थान सर्वोपरि होता है। वर्ग व्यवस्था में कर्मकांडी प्रतिमानों का कोई महत्व नहीं होता, बल्कि शक्ति और धन ही व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण करते हैं। यानी जिसके पास धन है, शक्ति है, पावर है, वो उच्च सामाजिक वर्ग को प्राप्त करेगा, यानी उच्च क्लास का माना जाएगा। यानी उसकी परिस्थिति का निर्धारण इन दो चीज़ों से होता है महत्वपूर्ण रूप से। जबकि जाति व्यवस्था में हम कर्मकांडीय वैधानिकता में कहाँ स्थान रखते हैं, भारतीय धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार वो सामाजिक परिस्थिति उच्च मानी। इसी चीज़ को लेकर वैली डुमांट के कथन से सहमत नहीं होते। उनका मानना है कि आर्थिक मूल्यों के बजाय धार्मिक विचार प्रत्येक जाति के क्रम को स्थापित करते हैं। वह कहते हैं कि हम इस कथन को स्वीकार कर लें तो इसका अर्थ होगा कि आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण से परिवर्तन क्रम में यानी परिवर्तन किए बिना हो सकता है, केवल आंशिक सत्य है। ब्राह्मण और अस्पृश्यों के लिए ये सत्य हो सकता है, लेकिन मध्य जातियों के लिए कर्मकांडीय विचार भी कहीं न कहीं विवादास्पद रूप में दिखाई देता है। इसी कारण D.N. मजूमदार ने जाति को बंद वर्ग के रूप में समझाया कि जाति में व्यक्ति जिस वर्ग में जन्म ले लेता है, जिस सामाजिक परिस्थिति में जन्म ले लेता है, जीवन पर्यंत उसी में रहता है और उसी में उसकी धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थिति निर्धारित होती है। यानी D.N. मजूमदार के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। धन्यवाद। आ जाओ सर।